हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आपको यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन में स्वागत है। आज जो है कि हम लोग जो फर्स्ट क्लास जो देखे थे, तो फर्स्ट क्लास का जो क्वेश्चन था, सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के बारे में जो है कि हम लोग आज देखेंगे कि क्वेश्चन जो है कि कैसे पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन जो है क्रिएट होता है, उस तरह का क्वेश्चन जो है कि हम लोग आज देखेंगे। और इस क्वेश्चन में से लगभग क्वेश्चन जो है कि पूछा जा चुका है, इसलिए जो है कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान। यहाँ पहला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जो पहला क्लास देखे होंगे उनको जो है कि इसके बारे में जानकारी होगा कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन जो है कि बहुत बार जो है कि पूछा जा चुका है। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो हम लोग जो है कि इसके पहले जो चर्चा किए थे उसमें भी बताए थे कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक जो है कि अरस्तु को कहा जाता है। तो अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने जो है कि जीव विज्ञान के बारे में बतलाए थे, इसलिए जो है कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, हिस्टोरिया एनिमैलिया। तो हिस्टोरिया एनिमैलिया जो बुक है, उस बुक का लेखक कौन थे? हिस्टोरिया एनिमैलिया या एनिमैलिया में यहाँ सब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यू होगा यहाँ पर UM। तो हिस्टोरिया एनिमैलियम किताब का लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमैलियम किताब का लेखक अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमैलियम जो किताब था, उस किताब का लेखक कौन है? तो ये अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने जो है कि किताब लिखे थे और उस किताब का नाम है हिस्टोरिया एनिमैलियम। और इस किताब में किसका वर्णन किया गया है? तो इस किताब में जो है कि जीव जंतु के बारे में जो है कि वर्णन किया गया है। इसके बाद जो है कि अरस्तु कौन थे, क्वेश्चन है कि अरस्तु कौन थे। तो अरस्तु ये यूनान के रहने वाले थे और ये यूनान के दार्शनिक थे। तो अरस्तु कौन थे? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यूनान के दार्शनिक। अरस्तु कौन थे? तो ये यूनान के दार्शनिक थे और इन्होंने जो है कि जीव विज्ञान के बारे में जो बतलाए थे और किताब लिखे थे, उस किताब का नाम क्या है? तो हिस्टोरिया एनिमैलियम। और इस किताब में किसका वर्णन किया गया है? तो जीव जंतु के बारे में जो है कि वर्णन किया गया है। इसके बाद जो है कि अरस्तु का जन्म कब हुआ था? तो अरस्तु का जन्म जो हुआ था ईसा से 385 वर्ष पूर्व। प्रथम क्लास में भी बताए थे कि अरस्तु का जन्म कब हुआ था, तो ईसा से 385 वर्ष पूर्व जो है कि अरस्तु का जन्म हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि अरस्तु के शिष्य जो थे कौन थे? अरस्तु किनके शिष्य थे? क्वेश्चन है कि अरस्तु किनके शिष्य थे? तो अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। शायद आप लोग जो है कि नाम सुने होंगे कि अरस्तु के गुरु का नाम क्या था या अरस्तु किनके शिष्य थे। तो अरस्तु जो थे प्लेटो के शिष्य थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अरस्तु किनके शिष्य थे? तो प्लेटो के शिष्य थे। और अरस्तु के शिष्य कौन थे? तो अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो सिकंदर के गुरु के नाम क्या था या सिकंदर किनके शिष्य थे? दोनों क्वेश्चन सेम है ये। तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था या सिकंदर किनके शिष्य थे? तो दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम है। और दोनों क्वेश्चन का आंसर जो होगा सेम होगा। तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु। या जो है कि सिकंदर
किनके शिष्य थे? तो ये अरस्तु हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक जो है कि अरस्तु का कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु। इसके बाद जो है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। और थियोफ्रास्टस किनके शिष्य थे? तो अरस्तु। थियोफ्रास्टस जो थे ये अरस्तु के शिष्य थे, अरस्तु के शिष्य थे। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक, एक मिनट यहां मिस्टेक हो रहा है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो यहां अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रास्टस को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को, थियोफ्रास्टस। और थियोफ्रास्टस किनके शिष्य थे? तो अरस्तु के शिष्य थे। थियोफ्रास्टस किनके शिष्य थे? तो अरस्तु। फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद जो है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। और थियोफ्रास्टस जो थे किनके शिष्य थे? तो अरस्तु के शिष्य थे। कोई दिक्कत है यहां? इसके बाद अगला क्वेश्चन, थियोफ्रास्टस आ गया क्वेश्चन यहां पर। थियोफ्रास्टस के गुरु का क्या नाम था? या थियोफ्रास्टस जो थे किनके शिष्य थे? दोनों क्वेश्चन क्या हो गया? सेम हो गया कि थियोफ्रास्टस के गुरु का नाम क्या था, या थियोफ्रास्टस जो थे किनके शिष्य थे? तो क्या आ जाएगा यहां पर? अरस्तु। थियोफ्रास्टस जो थे कि अरस्तु का शिष्य थे, या थियोफ्रास्टस के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिया एनिमलियम किताब। तो इसके पहले हम लोग देखे थे हिस्टोरिया एनिमलियम किताब। तो हिस्टोरिया एनिमलियम किताब जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो अरस्तु के द्वारा लिखा गया था, जो पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद जो है कि हिस्टोरिया एनिमलियम किताब में किसका वर्णन किया गया है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हिस्टोरिया एनिमलियम किताब में जो है कि जंतु के बारे में जो है कि वर्णन किया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। हिस्टोरिया एनिमलियम किताब में किसका वर्णन किया गया है? तो जंतु का वर्णन किया गया है, यानी जंतु के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम किताब का लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम किताब का जो लेखक है उनका नाम है थियोफ्रास्टस। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? हिस्टोरिया प्लांटेरम किताब का लेखक कौन है? तो थियोफ्रास्टस। तो ये हो जाएगा थियोफ्रास्टस। और थियोफ्रास्टस के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु। कोई दिक्कत? हिस्टोरिया प्लांटेरम किताब का लेखक कौन है? थियोफ्रास्टस। और थियोफ्रास्टस के गुरु का नाम क्या है? तो अरस्तु। तो यहां हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम लोग देखते हैं तो हिस्टोरिया प्लांटेरम में किसका वर्णन किया गया है? तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि थियोफ्रास्टस को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है।
और वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि थियोफ्रास्टस ने जो है कि वनस्पति विज्ञान के बारे में बतलाए थे। और ये किताब जो है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम जो किताब है ये थियोफ्रास्टस के द्वारा लिखा गया है। इसलिए इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम किताब में जो है कि पौधा के बारे में वर्णन किया गया होगा। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम किताब में जो है कि किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो पौधा के बारे में वर्णन किया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए थे? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक थे इनका नाम था लैमार्क और दूसरा ट्रिफिरेनस। यानी दो साइंटिस्ट ने मिलकर जो है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किए थे। और लैमार्क जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रिफिरेनस कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मन का रहने वाले थे, जो मैंने प्रथम क्लास में जो है कि ये बता चुके हैं। और जो भी जो मेरा प्रथम क्लास फर्स्ट क्लास किए होंगे उन सभी को जो है कि ये सारी क्वेश्चन के बारे में जो है कि आसानी से जानकारी हो जाएगा। इसलिए यदि कोई प्रथम क्लास नहीं किए हैं तो प्रयास करेंगे कि पहला क्लास जो है कि जरूर से जरूर देखें। और वो क्लास यदि देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन का जो है कि आंसर आपको खुद मिल जाएगा और आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और इन सभी क्वेश्चन से जो है कि लगभग प्रत्येक एग्जाम में जो है कि 2-3 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या था कि हिस्टोरिया प्लांटेरम ये हो चुका है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए थे, तो कौन थे? लैमार्क और ट्रिफिरेनस। लैमार्क, ट्रिफिरेनस। इसलिए ऑप्शन नंबर डी। लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस। और ये जो ट्रिफिरेनस कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जर्मन, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, फ्रांस और जर्मन के वैज्ञानिक थे। और ये दोनों ने ही मिलकर जो है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। और कब किए थे, तो ये 1801 ईस्वी में किए थे। ये सारा आंसर जो है कि प्रथम क्लास में आपको मिल जाएगा। ये लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे, आ गया आंसर, फ्रांस के रहने वाले थे। लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रिफिरेनस कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो ट्रिफिरेनस कहाँ के थे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है फ्रांस, बी है जर्मन, सी अमेरिका, डी रूस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये जर्मन। ट्रिफिरेनस कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मन के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कोशिका सिद्धांत किसने दिए थे? तो कोशिका सिद्धांत जो देने वाले वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और स्वान। ये दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान दिए थे। और ये 1838-39 ईस्वी में जो है कि कोशिका सिद्धांत के बारे में दिए थे। तो कोशिका सिद्धांत ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्लाइडेन और ये स्वान होगा, स्वान। तो ये स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने जो है कि दिए थे। ए और बी ऑप्शन जो है कि इसमें सही होगा। सेल थ्योरी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल थ्योरी कहते हैं, सेल थ्योरी कहते हैं। तो ये सेल थ्योरी क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी के अंतर्गत जो है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सभी लिविंग थिंग्स का बॉडी जो है कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट का बना हुआ है। और उस स्मॉलेस्ट यूनिट को जो है कि सेल का नाम दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये सेल होता है और इस सिद्धांत को कहा जाता है सेल थ्योरी, यानी कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। और कोशिका सिद्धांत के बारे में जो बतलाने वाले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्लाइडेन और स्वान, ये दो वैज्ञानिक ने जो है कि कोशिका सिद्धांत के बारे में जो है कि बतलाए थे। इसलिए जो है कि ये
स्लाइडेन और स्वान आता है, स्लाइडेन और स्वान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के बारे में सर्वप्रथम किसने बताए थे? तो कोशिका के बारे में सबसे पहले जो बतलाने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। और ये कब बतलाए थे? तो 1665 ईस्वी में बतलाए थे। और इसके पहले हम लोग क्वेश्चन में देख चुके हैं कि रॉबर्ट हुक कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के दार्शनिक थे ये। तो कोशिका के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो रॉबर्ट हुक। 1965 नहीं होगा, देखेंगे कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पर। रॉबर्ट हुक देखे और टिक कर देते हैं, तो ये पहला ऑप्शन जो है कि गलत है, इसमें भी रॉबर्ट हुक है। लेकिन यहाँ सन ईस्वी क्या है? 1965। तो इन्होंने 1965 में नहीं दिए थे, बल्कि कब दिए थे? तो ये 1665। इसलिए जो है कि क्वेश्चन यदि हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो सारे ऑप्शन को जो है कि सावधानी पूर्वक देखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा ऑप्शन होता है जो मिलता हुआ होता है लेकिन स्लाइटली उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और डिफरेंस होने के कारण जो है कि क्वेश्चन हम लोग जानते हुए गलत कर देते हैं। इसलिए जब भी हम लोग क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे तो सारे ऑप्शन पे जो है कि हम लोग ध्यान देंगे, और ऑप्शन को ध्यान दे करके जो है कि हम लोग टिक करेंगे। जैसे यहाँ पे गलत हो रहा था हम लोगों से कि कोशिका के बारे में सर्वप्रथम किसने बताए थे? तो रॉबर्ट हुक सभी आदमी को जानकारी है, लेकिन यहाँ क्या है? 1965 है। तो ये 1965 में नहीं दिए थे, बल्कि ये 1665 ईस्वी में दिए थे। इसलिए जो है कि हम लोग क्वेश्चन को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और चारों ऑप्शन को जो है कि सावधानी पूर्वक देखेंगे, और देखने के बाद ही जो है कि ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार के कोशिका के बारे में बतलाए थे? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जिस कोशिका के बारे में बतलाए थे वह जो है कि लिविंग सेल्स नहीं था। तो कैसा सेल्स था? तो डेड सेल था, निर्जीव कोशिका के बारे में बतलाए थे। इन्होंने जो है कि सजीव कोशिका के बारे में नहीं बतलाए। तो क्या हो गया आंसर यहाँ पर? तो पहला सजीव कोशिका, दूसरा निर्जीव कोशिका, सी जीवाणु कोशिका, डी विषाणु कोशिका। तो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने जो है कि सजीव कोशिका के बारे में नहीं बतलाए थे, तो क्या बतलाए थे? निर्जीव कोशिका के बारे में बतलाए थे। और इन्होंने जो कोशिका को प्राप्त किए थे वो पौधा से प्राप्त किए थे, और उस पौधा का नाम क्या था? तो क्वार्कस सुबर। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को किससे प्राप्त किए थे? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को किससे प्राप्त किए थे? तो उस पौधा का नाम है क्वार्कस सुबर पौधा, या इसका दूसरा नाम होता है ओक प्लांट भी कहा जाता है, ओक पौधा। तो क्वार्कस सुबर या ओक पौधा दोनों नाम एक ही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी, क्वार्कस सुबर और ओक प्लांट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पौधा जो होता है सजीव के श्रेणी में, लिविंग थिंग्स के श्रेणी में रखा गया है, और जैसे उसको हम लोग प्लांट से रिमूव करते हैं, पौधा से रिमूव करते हैं, तो वह लिविंग नहीं रह जाता है बल्कि वह डेड हो जाता है। इसीलिए जो है कि कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जो है कि सजीव कोशिका के बारे में नहीं बतलाया, इन्होंने जो है कि निर्जीव कोशिका के बारे में बतलाए थे। तो ये रॉबर्ट हुक किसके बारे में? तो निर्जीव कोशिका के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव कोशिका के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाए थे? तो सजीव कोशिका के बारे में जो बतलाने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जो है कि सजीव कोशिका के बारे में बतलाए थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला रॉबर्ट हुक, दूसरा अरस्तु, सी में है एंटोन वॉन लीवेनहॉक, और डी में है लैमार्क। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। और एंटोन वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जो है कि जो सेल्स को प्राप्त किए थे वह किससे प्राप्त किए थे? तो बैक्टीरिया से प्राप्त किए थे, जीवाणु से प्राप्त किए थे। और इन्होंने जो है कि जीवाणुओं के ऊपर बहुत सारा स्टडी किए, बहुत सारा अध्ययन किए
इसलिए एंटोन वॉन लीवेनहॉक को जो है कि जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जीवाणु विज्ञान का जनक फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन थे, तो ये हो जाएगा एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सजीव कोशिका को किससे प्राप्त किए थे? तो अभी इसका आंसर बताए थे कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सजीव कोशिका को किससे प्राप्त किए थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जीवाणु। तो जीवाणु से जो है कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने जो है कि कोशिका को प्राप्त किए थे। और इसके पहले हम लोग ये भी देखे हैं कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जो है कि जीवाणुओं के ऊपर बहुत सारे अध्ययन किए, इसलिए उन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए में जो है कि रॉबर्ट हुक है, और बी में एंटोन वॉन लीवेनहॉक, सी में स्लाइडेन और डी में स्वान। तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कोशिका विज्ञान का जनक, तो ये हम लोग जानते हैं कि कोशिका के बारे में, सेल्स के बारे में सबसे पहले जो है कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने बतलाए थे। इसलिए जो है कि रॉबर्ट हुक को ही कोशिका विज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ये कोशिका विज्ञान का जनक हम लोग ये भी जानते हैं कि कोशिका के बारे में जीव विज्ञान के जिस अध्याय में स्टडी किया जाता है उस अध्याय को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो साइटोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। और जो व्यक्ति कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो साइटोलॉजिस्ट में किनका नाम आता है? तो रॉबर्ट हुक को आता है। रॉबर्ट हुक को जो है कि कोशिका विज्ञान का जनक, साइटोलॉजिस्ट कहा जाता है। और इन्होंने जो है कि कोशिका के बारे में एक किताब लिखे थे। उस किताब का नाम क्या है? तो माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया जो किताब है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। और इस किताब में जो है कि कोशिका के बारे में वर्णन किया गया है। तो अगला यदि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोग्राफिया किताब का लेखक कौन है? तो माइक्रोग्राफिया किताब का लेखक कौन है? तो हम लोग कौन से ऑप्शन पे टिक करेंगे? तो पहला रॉबर्ट हुक, बी में एंटोन वॉन लीवेनहॉक, सी में अरस्तु और डी में जो है कि थियोफ्रास्टस। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो माइक्रोग्राफिया किताब का लेखक रॉबर्ट हुक। तो ये आ जाएगा रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जो है कि माइक्रोग्राफिया किताब लिखे थे। और इस किताब में जो वर्णन किया गया है तो किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो कोशिका, माइक्रोग्राफिया किताब में किसका वर्णन किया गया है? तो कोशिका का वर्णन किया गया है। कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? तो कोशिका शब्द की उत्पत्ति जो है कि लैटिन शब्द से हुआ है। तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शन है पहला लैटिन शब्द, बी में जर्मन शब्द, सी में रूसी शब्द और डी में सभी। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुआ है। और उस लैटिन शब्द का नाम क्या है? तो सेलुला। लैटिन शब्द सेलुला है। और सेलुला का अर्थ क्या होता है? तो लिटिल रूम, छोटा कमरा। तो यहाँ कोशिका शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? लैटिन शब्द। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा लैटिन शब्द है जिस शब्द से जो है कि कोशिका की उत्पत्ति हुआ है, तो उस लैटिन शब्द को जो है कि हम लोग सेलुला कहते हैं। सेलुला। कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है? तो उस शब्द का नाम क्या है?
तो सेलुला। देखिए यहाँ पे आ गया है कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है, तो किस शब्द से हुआ है, सेलुला। तो यहाँ ऑप्शन सेलुला। और सेलुला का अर्थ क्या होता है कि लिटिल रूम। सेलुला का अर्थ होता है लिटिल रूम। यहाँ पे लोग बहुत सारा कंफ्यूज करते हैं, लोग समझते हैं कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ लिटिल रूम की क्या आवश्यकता हो सकता है, छोटा पौधा, छोटा कमरा, छोटा जंतु, बड़ा पौधा। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं और कंफ्यूज करने के कारण जो है कि छोटा पौधा यानी छोटा कमरा को छोड़कर छोटा पौधा में टिक कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। इसीलिए हम लोग ध्यान देंगे कि लैटिन भाषा में सेलुला का अर्थ क्या होता है, तो सेलुला का अर्थ जो होता है वह छोटा कमरा होता है, ना कि छोटा पौधा, ना कि छोटा जंतु, ना कि बड़ा पौधा। कोई दिक्कत? तो सेलुला का अर्थ क्या हो गया लैटिन भाषा में, लिटिल रूम, जिसको जो है कि हम लोग लिटिल रूम, इसको इंग्लिश में लिटिल रूम कहा जाता है, छोटा कमरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है, तो सबसे छोटी कोशिका जो होता है जिसे PPLO कहा जाता है, और PPLO का दूसरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। तो ये दोनों नाम जो है एक ही ऑर्गेनिज्म का है, PPLO भी कह सकते हैं या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा भी हम लोग कह सकते हैं। इसलिए इसका दोनों ऑप्शन सही होगा, ए भी ऑप्शन सही है और बी भी ऑप्शन सही है। इसलिए जो है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए एंड बी। PPLO का पूरा नाम भी बतलाए थे हम लोग, तो PPLO का पूरा नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO का पूरा नाम क्या हो गया, तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये थोड़ा सा जो है कि लंबा नाम होता है, इसलिए लंबा नाम नहीं पूछा जाता है। फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि ये जो बड़ा नाम है ये बड़ा नाम नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ जो है कि ये छोटा नाम PPLO या इसका दूसरा नाम जो है कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होता है। इसलिए जो है कि हम लोग ए और बी दोनों पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सा कोशिका होता है, सबसे बड़ी कोशिका। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो जीव जंतु जो होते हैं पृथ्वी पर, तरह तरह के जीव जंतु होते हैं, बड़ा भी जीव जंतु होते हैं, छोटा भी जीव जंतु होते हैं। तो कोशिका भी छोटा और बड़ा होता है। तो जिसमें हम लोग सबसे छोटी कोशिका के बारे में देखें जिसे PPLO या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा कहते हैं, और PPLO का पूरा नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। उस तरह से जो है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सा कोशिका होता है, तो सबसे बड़ी कोशिका यहाँ ऑप्शन दिया गया, हाथी की कोशिका, जिराफ की कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा और नीली व्हेल, ब्लू व्हेल। तो इसमें जो है कि शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ये नीली व्हेल, तो जिसको हम लोग ब्लू व्हेल कहते हैं, तो ये जलीय जंतु होता है। तो ये सबसे बड़ा स्तनधारी, ये सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। यदि कहा जाए कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन होता है, तो नीला व्हेल होता है। यदि कहा जाए कि सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी, तो ये हो जाएगा अफ्रीकन हाथी। अफ्रीकन हाथी ये हो जाएगा स्थलीय स्तनधारी, स्थलीय स्तनधारी। और सबसे लंबा स्तनधारी जो आता है ये जिराफ होता है, सबसे लंबा
सबसे लंबा स्तनधारी। तो इसमें और 3 क्वेश्चन बन गया। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। यदि क्वेश्चन कहा जाए कि स्थलीय स्तनधारी, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा होता है, तो इसमें जो हो जाएगा हाथी, अफ्रीकन हाथी। यदि कहा जाए कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा हो जाएगा, तो नीली व्हेल। तो व्हेल जलीय होता है, जल और स्थल दोनों पे जो है कि सबसे बड़ा होता है, लेकिन अगर स्थलीय कहा जाए तो ये अफ्रीकन हाथी हो जाएगा। सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा, तो जिराफ सबसे लंबा स्तनधारी होता है। इसके बाद जो है कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है, तो ये तंत्रिका कोशिका। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे लंबी कोशिका जो होता है कौन सा कोशिका होता है, तो ये तंत्रिका कोशिका। फीमर की कोशिका, अफ्रीकन हाथी की कोशिका, जिराफ की कोशिका, तो ये नहीं होगा। तंत्रिका कोशिका जो होता है सबसे लंबी कोशिका होता है। इसके बाद जो है कि शुतुरमुर्ग के अंडे का भार कितना होता है। तो पहले क्लास में बतलाए थे कि शुतुरमुर्ग के अंडे का जो भार होता है वह लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, 1.5 ग्राम। तो 1.5 ग्राम ये हो जाएगा। शुतुरमुर्ग के अंडे का भार कितना होता है, तो 1.5 केजी होता है। यानी सभी सेल से जो है कि इसका भार जो है कि सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक को प्रिमिटिव सेल भी कहा जाता है, जो पहले क्लास में जो है कि इसके बारे में वर्णन कर चुके हैं। तो प्रिमिटिव सेल या प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसे जनरली सेल्स 2 प्रकार का होता है, जिसको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है कि किसी भी तरह का सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, किसी भी तरह का सेल ऑर्गेनेल्स, इट मीन्स कोशिकांग। तो किसी भी तरह का कोशिकांग नहीं होता है। उसमें जो है कि सिर्फ 70S राइबोसोम 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो जीवाणु भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में आता है। नील हरित भी आता है, नील हरित शैवाल ये जो आता है कि प्रोकैरियोटिक में आता है। बैक्टीरियोफाज भी आता है, प्रोकैरियोटिक में आता है। इसलिए जो है कि इसमें ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। अब यहाँ 70S, तो 70S राइबोसोम किस कोशिका में पाया जाता है, तो अभी बताए हैं कि 70S राइबोसोम जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक, दूसरा ऑप्शन है यूकैरियोटिक, तीसरा सी ऑप्शन है चूहा की कोशिका। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80S राइबोसोम किस कोशिका में पाया जाता है। तो राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, जो पहले क्लास में जो है कि बता चुके हैं। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में और 80S राइबोसोम जो होता है वह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो 80S राइबोसोम यहाँ जो है कि 5 जो लिखा हुआ है ये 5 नहीं, इसको S होता है। ये 5 जो है 5 नहीं S होता है। तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका, 80S राइबोसोम जो होता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 70S और 80S राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, जिसको 70S राइबोसोम और दूसरा 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन
तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी तरह का कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। तो क्या होता है, तो सिर्फ 70S राइबोसोम होता है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एपीआर का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम एपीआर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार का कोशिकांग नहीं पाया जाता है। तो सिर्फ क्या पाया जाता है, तो 70S राइबोसोम होता है। जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईपीआर, गोल्गी बॉडी और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कुछ नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग, सभी सेल्स ऑर्गेन होते हैं और यह उच्च वर्गीय जीव जंतु का जो कोशिका होता है उस कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो यूकैरियोटिक में जैसे जो है कि हम लोग मनुष्य आ गया और सभी प्रकार का जीव जंतु, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गधा जितने भी आएंगे सभी जो है कि यूकैरियोटिक में आ जाएगा। और यूकैरियोटिक में सभी प्रकार का कोशिकांग पाया जाता है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, एपीआर भी होगा और राइबोसोम भी होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब इसके बाद जो है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जो है कि क्वेश्चन हम लोग देखे हैं ये क्वेश्चन जो है कि पसंद आया होगा और हम लोग प्रयास करेंगे कि क्लास मिस नहीं करें, क्योंकि प्रत्येक क्लास जो हम लोग देखेंगे उस क्लास से जो है कि एक न एक क्वेश्चन जो है कि जरूर पूछा गया है और पूछा जाता है। इसलिए जो है कि क्लास मिस करने का प्रयास नहीं करेंगे। ओके, बाय।